मैं शाहिद इकबाल इस वक्त मौजूद हैं सिंगवारा प्रखंड के राजो पंचायत में। सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल मिथिला लाइव 20 पे स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बतलाएंगे। मेरा नाम अहमद रज़ा है, वालिद का नाम मोहम्मद नजर आलम। सर, आप मुखिया पद के उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी घोषित होना चाह रहे हैं अपने पंचायत से, तो सर आपका जो उद्देश्य होगा, क्या उद्देश्य लेकर के आप आए हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि मुखिया पद के लिए मेरे वालिद पिछले 20 से 25 साल से यहाँ चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2 टर्म रह भी चुके हैं मुखिया, और इस बार उनका कंधा मजबूत करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। तो ये जो मुखिया पद है यहाँ, वो महिला सीट है या पुरुष है? अभी तक इसका कोई घोषणा नहीं हुआ है। पिछली बार महिला सीट था, उसके हिसाब से फैसला करेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा हमारी तरफ से। तो इस बार आप ये जान जाइए, पूरी तरीके से अपनी जनता को आश्वस्त करेंगे कि आप मैदान में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर आ रहे हैं। तो आप जो मैदान में आ रहे हैं, तो आप एक युवा हैं, युवा आपकी सोच होगी। दूसरी बात, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप खुद बतला सकते हैं कि पीड़ित जनता की जो पीड़ा होती है उसको भली भांति आप समझते हैं, तो उसका निराकरण किस प्रकार से करेंगे? युवा तो इससे पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं, अपना दावा पेश किए हैं, लेकिन युवा वाला काम नहीं हुआ है। उसी काम को अंजाम देने के लिए और जनता को उनका हक बताने के लिए, याद दिलाने के लिए स्वयं आया हूं, और लोगों को जागरूक करने के लिए इस बार मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा और अपने वालिद मोहम्मद नजर आलम का कंधा मजबूत करूंगा। सर, आप युवा हैं, आप शिक्षित होंगे, आप अपनी शिक्षा के बारे में विस्तृत रूप से विस्तार से बतलाएंगे। सर, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पास की है। इसके बाद IP यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में B.Tech किया है। उसके बाद उसके अलावा भी कुछ डिग्रियां की है। डिप्लोमा इन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में किया है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स में भी सर्टिफिकेट किया है। पंचायती राज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी सर्टिफिकेशन किया है। इसी आधार पर अपना दावेदारी पेश करेंगे कि लोगों को बताएं कि शिक्षित और युवा दोनों सम्मिलित उम्मीदवार चुनें और अपने पंचायत का सुनहरा विकास के लिए विकास के लिए आगे जो है प्रगति करें। सर, आप ये बतलाएंगे कि बहुत अच्छा आपका एजुकेशन है, निश्चित तौर पे आपको जनता जो है चुननी चाहिए, तो आप ये बोलिए कि अभी फ़िलहाल आप किसी जॉब पे हैं या आप जनता के प्रतिनिधित्व के लिए गांव में आकर के फील्ड वर्क कर रहे हैं? जॉब पे थे, लॉकडाउन में जॉब छूट गई हमारी, ब्लू स्टार में थे। उसके बाद जब मैं यहाँ लगातार 3-4 महीना रहा तो इसमें इंटरेस्ट जगा हमारा और लोगों से इंटरेक्शन बना, तो अपना किया। पिछले चुनाव में हम नहीं थे, हालांकि मेरे वालिद चुनाव लड़े थे, लेकिन मैं नहीं था। इस बार मेरा इंटरेस्ट जगा है, तो इस बार अवश्य रहेंगे। तो सर, आप एक बड़ा जॉब को छोड़ करके त्याग दे रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, तो आप कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि मैं जनताओं की सेवा करूं। आप सेवा जॉब में भी रह करके कर सकते थे और समाज में भी, तो समाज में आकर के आप समाज की सेवा देना चाह रहे हैं, जॉब छोड़कर आखिर क्यों? सर, जैसा कि मेरे वालिद अपनी पूरी ज़िंदगी समाज सेवा में गुजारा है, तो उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे आऊँ, इस राजनीति में आऊँ और समाज सेवा करूँ, और कोई ख़ास बात नहीं है। बड़ी जॉब की बात ये है, तो बहुत सारे लोग अपना जॉब छोड़ के समाज सेवा किए हैं, उसी तरह हम भी हैं, कोई अलग काम तो करेंगे नहीं। तो सर, आपका एक ख़ास मकसद होगा, तो आप अपनी जनता को किस तरीका के लाभ देना पसंद करेंगे? सरकार के द्वारा जो लाभ होती है, गांव में जो जिस मुखिया का जो कार्य होता है, उसको किस तरीका से प्रगति प्रदान करेंगे? मुखिया के द्वारा या अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा तो लाभ तो पहुंचता है, लेकिन पूर्ण रूपेण उसको लाभ नहीं मिल पाता जो सरकार के द्वारा दिया जाता है।
तो उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जैसे कि इंदिरा आवास में ही भ्रष्टाचार है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है। उसके अलावा स्वच्छता अभियान में जो टॉयलेट का पैसा राशि आता है उसमें भी भ्रष्टाचार है। वृद्धा पेंशन, मामूली काम वृद्धा पेंशन के लिए भी जनता को पैसा देकर काम कराना पड़ता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अगर जनता का प्रेम रहा और आपकी विजय हुई, आप चयनित किए गए, तो क्या आप अपनी पंचायत को बिचौलिया मुक्त वर्ग करवाएंगे? बिल्कुल इस बात का यकीन दिलाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होने के नाते इतना ये काम नहीं किए तो फिर बेकार है समाज सेवा के नाम पर राजनीति करना। पूरा इंकशाफ करेंगे इसका, जो मेन इसमें होता है क्या बोलते हैं इंदिरा आवास में, और वो 2000 रुपया जो लिया जाता है उसमें, उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म करना है। और छोटे छोटे कामों को इतना आसान कर देंगे कि जनता ताज्जुब करेगी कि ऐसा हमारे पंचायत में हो रहा है। तो जनता को आप किस तरीक़ा से सुविधा देंगे, कैसे ताज्जुब करेंगे, बतलाइए। कि अब जिस तरह से एक मामूली काम के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, एक आवासीय और आय प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज वगैरह के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जब उनको नहीं देना पड़ेगा और एक दो काम हम किए भी उनसे आप बात कर सकते हैं, तब उनको ऑब्वियस सी बात है कि ताज्जुब होगा। अच्छा, जैसे एक कैंप के द्वारा जनसंपर्क से डायरेक्ट जो है पदाधिकारियों को संपर्क दिला करके उसके कामों को जो है एकदम आसानी वे में करवाना, इस तरीका की भी सुविधा करेंगे अपने पंचायत में? जी बेशक। सबसे पहले आपको बता दें कि जी पदाधिकारियों से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इलाके के, वो ढंग से बात कर नहीं पाते हैं, उनसे मुँह बात नहीं कर पाते हैं। तो कि अगर जनता का प्रेम रहा, जनता निश्चित रूप से आपको जो है विजय माला पहनाएगी। तो जनता ये चाहेगी कि हमें जो सुविधा प्राप्त हो आसानी से मिले, जैसे उसे कहीं भटकना नहीं पड़े। तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? सर उसके लिए एक प्लान है हमारे पास। एक सेंटर खोलेंगे जिसे कैंप के तौर पर, और वो डेली चलेगा, ऐसा नहीं कि साप्ताहिक या किसी विशेष दिन आना पड़ेगा। उस कैंप के माध्यम से जैसे आवासीय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज हेतु, उसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो, इंदिरा आवास का समस्या हो, टॉयलेट का पैसा चाहिए उसके लिए हो, इसके अलावा जो भी सुविधाएं चाहिए वो डायरेक्ट हम यहाँ कैंप के माध्यम से लोगों को दिलाएंगे। सर खास करके बूढ़े पीड़ित लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, निसहाय हो जाते हैं, वो अपनी निसहाय वृद्धा पेंशन अवस्था में जब चले जाते हैं तो वृद्धा पेंशन के लिए दर बदर ठोकरें खाते हैं। क्या ये जो आपकी वृद्धा पेंशन का जो प्रोसेस होगा वो किस तरीक़ा से प्रोसेस डील करेंगे? सर इसके बारे में एक बैकग्राउंड बता दें आपको। लोक संवाद कार्यक्रम से मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं मिलकर इसका ऑनलाइन पोर्टल जारी कराया है वृद्धा पेंशन हेतु, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। पोर्टल के बारे में शायद आपको जानकारी हो, तो वो कहीं से भी बैठकर कर सकते हैं। अगर वृद्ध लोगों को कोई दिक्कत होता है तो जो कैंप के बारे में हम बताए हैं उसके माध्यम से घर बैठे बैठे उनका वृद्धा पेंशन अप्लाई हो जाएगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। पहले ब्लॉक जाकर लाइन में लगना पड़ता था, RTPS काउंटर का चक्कर लगाना पड़ता था, अब वो नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने मेरे रिक्वेस्ट पर और भी लोगों की तरफ से ये ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। सर सरकार ने जैसे पानी की भी व्यवस्था कर दी है, जो जल नल योजना के तहत आती है, सड़क योजना भी है, पेंशन योजना भी है। इन सारों को आप किस तरीक़ा से एक इजी वे में वर्क करेंगे अपने पंचायत में? नल जल योजना तो बहुत अच्छा योजना रहा सरकार का, लेकिन सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया। अपने दौर में जब लोग चुनेंगे तो हम लोग अच्छे से लागू करेंगे बेहतरीन तरीके तो से। आप निश्चित ही अपने पंचायत को बिहार का गौरव प्रदान करके उसे एक आइडियल पंचायत बनाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक आइडियल पंचायत, आदर्श पंचायत इसको बनाने में कोई कसर नहीं आप छोड़ेंगे? जी जी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसमें। जनता के संपर्क में हमेशा आप रहेंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए जितने हारने की ज़रूरत नहीं है हमको। जब समाज सेवा में जुड़ ही गए हैं, जब वैसे कि सोशल एक्टिविस्ट हैं पहले से, तो जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले अपने भोली भाली जनता को एक बड़ा आश्वासन दे करके हरे बाग दिखला करके फिर मुरझाई हुई वाली बात तो नहीं करेंगे ना सर? जनता बार बार धोखा खाती आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको शक होगा कि ये भी वैसा ही निकले, लेकिन यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा एक वादा कर रहा है तो उनको यकीन करना ही पड़ेगा। क्योंकि विश्वास में ही सारी दुनिया कायम है, इसके प्रति आप क्या कहेंगे? जी विश्वास पर ही दुनिया कायम है। विश्वास करके एक बार हमको मौका दिया जाए, फिर उसके बाद जो जनता फैसला करेगी मान्य होगा। जनता के लिए क्या सर निर्देश देंगे?
जनता को ये निर्देश देंगे कि शिक्षा पर जो जोड़ दे, जो पढ़ा लिखा हो उनको चुने और सोच समझ के, ऐसा नहीं कहें कि सिर्फ मुझे ही वोट दें। आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छा आपके सामने है उसको दे। सवाल पूछें, उनसे सवाल पूछें कि आपने 5 साल रहा क्या किया। ये घूसखोरी वगैरह के मैटर पर भी सवाल करें। आप सवाल नहीं करते हैं, इसलिए सबका मनोबल बढ़ जाता है। तो सवाल करें। मैं एक सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूँ और जानकारी मांगा करता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ कि सूचना का अधिकार के कानून के तहत आप जानकारी प्राप्त करें। और सरकार, आपके पिताजी भी तो मुखिया रहे हैं, थोड़ा उन्होंने अपने 5 वर्षों में क्या सब कार्य किया, थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे। उनका कार्य छुपा हुआ नहीं है किसी से, लेकिन कुछ कमी बेसी रह गई है, इसलिए जनता ने नकार दिया। उस कमी बेसी को हम पूरा करेंगे और जनता, मुझे उम्मीद है कि जनता अवश्य मुझे चुनेगी। एक आपके ही पंचायत में वार्ड नंबर 7 में आपके पिताजी जब जीते थे तो एक नाला का निर्माण किए थे। लोग कहते हैं कि नाला का निर्माण तो हुआ लेकिन निकासी का व्यवस्था नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे सर? सर, वो नाला नहीं है, बल्कि उसका निर्माण जो करेगा वो ताजमहल का रूप लेगा वो नाला, क्योंकि वहाँ के आसपास के लोग बहुत परेशानी का सामना करते हैं। पानी तौल कर, समझिए नाप कर खर्च करते हैं, कपड़ा धोने में हो या कुछ, निकासी नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत। आपके पिताजी मुखिया थे उस समय में, उन्होंने नाला का निर्माण किया, निकासी का उनको भी करना चाहिए पहले, तभी तो नाला का निर्माण होता। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये सवाल ये कहना चाह रहा हूँ सर। किसी से छुपा हुआ नहीं है। निकासी की समस्या तो खत्म कर दी गई थी। नाला पूरा एंड पॉइंट से लेके और स्टार्टिंग पॉइंट तक पूरा कनेक्शन उसका सही था, लेकिन एंड पॉइंट जहां उसका निकासी पानी गिरता था उसको बंद कर दिया गया है। आप लोगों से जाकर किनके द्वारा ये बंद कर दिया गया? नाम नहीं लेंगे उनका। गांव के व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया। जी, व्यक्ति विशेष के द्वारा ही बंद कर दिया गया, लेकिन लोग इस बार मौका देंगे तो उसको अवश्य हम लोग। तो सर, आप मुखिया थे, आपके हैंड में पावर था। आप अगर जो कोई भी आदमी दबंग किस्म का हो तो उसको तो आप तो कह सकते थे कि ये जनहित में नुकसानदेह है, उसके लिए आप बड़े पदाधिकारी से तो संपर्क कर सकते थे। सर, उसमें दबंगई करके तो नहीं किया जा सकता, कानून के माध्यम से ही होगा। और जिस टाइम बंद किया गया है, हमारे पिताजी मुखिया नहीं थे उस टाइम में, कुछ दिन पहले ही बंद किया गया है, कुछ दिन पहले से ये समस्या शुरू हुई है। और सर, आपको बता दें कि वर्तमान मुखिया जी ने इस नाला पर ध्यान नहीं दिया, वही जिस कारण से अभी भी अवरुद्ध है। जी। ये जैसा कि मैंने बताया कि ताजमहल जैसा काम करेगा, वो नाला बन जाएगा, तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या होगी लोगों की। तो आने वाले समय में निश्चित उसको जो है हल करेंगे आप? अवश्य, सबसे पहला काम उसी को करेंगे, वो नाला निर्माण करेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, कानूनी दांवपेच जो भी हो वो करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मिथिला लाइव के संवाददाता के साथ अपना महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मेरी बात आपके माध्यम से मैं रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।